आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। भाइयों, मैंने कल से आप सभी के समक्ष एक विषय लिया है जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं और वो जानना हमारे देश के प्रत्येक युवा के लिए बहुत आवश्यक है, जो आज पश्चिमी सभ्यता को बहुत अग्रसर मानते हैं। वो जानते ही नहीं कि हमारा इतिहास क्या है, कैसा रहा, हम किस देश में पैदा हुए हैं। वो तो हमारे सामने अनपढ़ हैं। एक्चुअल में यदि पहले का इतिहास, हम ज़्यादा वर्ष पहले का नहीं, 250 वर्ष पहले का इतिहास ही यदि हम देखें, हमने आपने पढ़ा है कि दो चार यूनिवर्सिटियों के विषय में पढ़ा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक ये नालंदा। लेकिन मैकॉले ने उस समय बताया 15,800 से अधिक, और ये बात वो कह रहा है सन 1935 में अपनी संसद में खड़ा होकर पार्लियामेंट में कि 15,800 विश्वविद्यालय। और वो ये भी कह रहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं ये एक विषय के निपुण हैं। कोई एक विषय, जैसे वो नाम लिखकर बता रहा है, एक विश्वविद्यालय है अमरावती विश्वविद्यालय, और अमरावती विश्वविद्यालय के विषय में वो बताता है कि वह मशहूर है मेटलिज्म के लिए मशहूर है। धातु विज्ञान सिखाया जाता है और पूरा विश्वविद्यालय धातु विज्ञानियों से भरा हुआ है। धातु वैज्ञानिक जो विज्ञान है वो कई तरह का होता है, जैसे कच्चे लोहे से फौलाद बनाना, जैसे जमीन में से लोहा, तांबा, सिल्वर माने चांदी, और सोना, ये सभी दूसरी बेशकीमती जो और भी धातुएं निकलती हैं, इनका इलेक्ट्रेशन करना कैसे कैसे किया जाए, ये सब सिखाने वाला। माने हम ये कह सकते हैं कि आज जो मेटल है, मेटल इंजीनियर्स जितने भी हैं उसमें सिखाया जाता है। यानी कि आई मीन टू से दैट IITS जो है कॉलेज, वही वहां उस समय यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता था। फिर वो आगे क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है कि कांगड़ा विश्वविद्यालय, कांगड़ा जो हिमाचल में है, कांगड़ा विश्वविद्यालय जो मशहूर है वो सर्जरी के लिए मशहूर है। तो उसको पूछा जा रहा है कि किस तरह की सर्जरी होती है वहां पर। तो कहता है वो कि हम सोच भी नहीं सकते वैसी सर्जरी वहां पर होती है, जिसको उसने शब्द दिया है आज के इक्वलेंट, यानी कि आज के समतुल्य यदि हम कहें तो राइनोप्लास्टी सर्जरी का लेटेस्ट साइन जो है 21वीं शताब्दी का। इसमें आपके शरीर के किसी हिस्से के चमड़े को निकालकर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। और ये 1935 में वो बोल रहा है कि कांगड़ा विश्वविद्यालय में ये सब सिखाया जाता है और सब सीखते हैं। राइनोप्लास्टी तो वो कहता है मैंने अपनी आंखों से एक ऑपरेशन देखा है जिसमें पैर के नीचे के हिस्से से, यानी घुटने के नीचे के हिस्से से चमड़ी को निकालकर नाक पर लगाकर, उसकी नाक कटी हुई है, उस पर नाक पर लगाई गई, और वो कहता है कि कुछ ही दिनों में पूरा ठीक हो गया। और फिर कहता है कि पता ही नहीं चलता उसको देखकर कि यहां उसके कभी कुछ हुआ भी था। अब आप बताइए, ग्रेटिंग जिसको कहते हैं, स्किन ग्रेटिंग, ये
35 भारत में उस समय होती थी, कांगड़ा विश्वविद्यालय का उसने लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है। मैंने ऐसा देखा वहां पे, वैसा देखा, यानी बहुत लंबी लंबी चीजें उसने सारी चीजें बताई। फिर इसी तरह ये सब बात सुनकर एक अंग्रेजी अधिकारी है वहीं पर पार्लियामेंट में, वो भी चिल्लाने लगता है कि हां मैंने भी देखा है। उसका नाम है कर्नल कूट। जैसे ही उसने सुना तो वो भी खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैंने भी देखा है, एक बार मैं भारत देश में गया था, वहां पर मेरा जो युद्ध है हैदर अली के साथ में मेरी युद्ध हुआ था और युद्ध में उसने मुझे परास्त कर दिया था हैदर अली ने, और परास्त करने के बाद मेरी नाक काट दी थी। मैं कटी हुई नाक लेके वहां से भागा था और बेलगांव नाम का भारत में एक गांव है, वहां के एक व्यक्ति ने मेरी नाक का ऑपरेशन किया था। नाक को उसने जोड़ा, आज मेरी नाक पहले के जैसे ही है। उसने दिखाया खड़े होकर कि आप नहीं कह सकते कि यहां पर जरा सा भी कोई कभी इस पर चोट लगी है या ये फट गई थी नाक। तो वो जब सांसद पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी नाक ही कटी थी, उन्होंने तुम्हारा सर क्यों नहीं काटा? क्योंकि तुम तो परास्त हो गए थे, तुम्हारा सर काटना चाहिए था, तुम्हें छोड़ क्यों दिया? तो वो कहता है कि भारत के राजा बड़े दयालु हैं, उनके मन में बड़ी दया है, दुश्मन को भी पूरा मारते नहीं हैं, अंग भंग करके छोड़ देते हैं। और भारत में नाक काटना ही बहुत बड़ी बदनामी का प्रतीक है। हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कर्नल कूट के जो कहे हुए, मैकोले के जो कहे हुए इन दस्तावेजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्जरी भी बहुत ऊंचे स्तर की थी। फिर इन सर्जरियों को करने वाले जो आचार्य थे, उन आचार्यों के उपकरण कैसे हैं उनको बता रहा है। फिर उसका भी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है पूरी तरीके से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह बता रहा है कि सर्जरी का आचार्य माने आज का MS मास्टर ऑफ सर्जरी, उस समय का आचार्य। तो कहता है कि सामान्य रूप से एक आचार्य के पास कम से कम 500 इंस्ट्रूमेंट हैं, कम से कम 500 इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही होते हैं। वो कहता है कि 20 तरह की तो उनके पास में क्लिप्स हैं, ये जो होती हैं पकड़ने वाली क्लिप्स, तो 20 तरह की तो उनके पास में क्लिप्स हैं। भाई गिर गया नीचे, पता नहीं कैसे। 20 तरह की तो उनके पास में क्लिप्स हैं। और वो बता रहा है कि ये सारी की सारी क्लिप्स जो है बहुत उच्च स्तर के लोहे से बनी हुई हैं, यानी कि उनको यदि बहुत लंबे समय तक भी रखा जाए तो उनमें जंग नहीं लग सकता, उसमें जंग नहीं लगता। और बिना जंग के लोहे को बनाना तो भारतवासियों को 10वीं शताब्दी से वो जानते हैं, हमने उनसे ही सीखा है। हमको लोहा बनाने का तरीका भारत ने ही सिखाया है, ये भी बता रहा है वो। और जिसमें कभी जंग नहीं लगता वो उस प्रकार के उपकरण बनाता है और वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। और वो एक मजे की बात और कह रहा है कि जिस समय इंग्लैंड में हम चिकित्सा कराते हैं
अपनी कोई भी बीमारी की, तो उस समय इंग्लैंड में चिकित्सा क्या होती है, उसने बताया कि 1835 में उस समय की चिकित्सा व्यवस्था क्या थी, क्या होती थी शिक्षा, उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है। उनके पास हिप्पोक्रेटिस मेडिकल सिस्टम था। केवल एक हिप्पोक्रेटिस नाम का व्यक्ति हुआ है ग्रीक में, ईसा से 250 वर्ष पहले। तो उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं, वही सिद्धांत एलोपैथी का मूल आधार है। तो ये जो व्यक्ति हुआ है हिप्पोक्रेटिस, ये क्या कहता है? वो कहता है कि अगर शरीर में कोई भी बीमारी घुस गई है तो उसका कारण है कि आपका शरीर का खून कहीं ना कहीं दूषित हो गया है। और कोई भी बीमारी, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, आपको डायरिया हो, आपकी किडनी खराब हो, आपको लंग इन्फेक्शन हो, कोई भी हो, उसके हिसाब से उसका एक ही डायग्नोसिस है, और वो है कि उसका रक्त दूषित हो गया है। अब रक्त दूषित हो गया है तो उसकी इलाज कैसे किया जाए? डायग्नोस तो पता लग गया, अब ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? तो वो कहता है कि दूषित रक्त को शरीर में से निकालो, जब शरीर की बीमारी ठीक होगी। ये ही चिकित्सा थी वहां पर। तो वो कहता है कि भारतवासी चिकित्सा कैसी करते हैं और हमारे यहां कैसी होती है। वो कहता है कि मुझे बुखार आ जाता है और मैं किसी डॉक्टर के पास में जाता हूं अपना इलाज कराने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो मेरे हाथ की नस काट देता है कि तुम्हारा खून दूषित हो गया है, ये दूषित खून निकल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। जब तक ये खून निकल रहा है इसको निकलने दो, तुम्हारा बुखार खत्म होगा। कभी कभी मुझे तो ये डर लगता है कि खून के साथ कहीं जान न निकल जाए मेरी। ये वहां पर खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहा है, सारी भारत के विषय में सारी जानकारियां दे रहा है। ये कहता है कि भारत में जो चिकित्सा पद्धति है इतनी अद्भुत है कि यदि बुखार आ जाए, चाहे कितना भी तेज बुखार आ जाए, वो एक चूरन खिला देते हैं, चूरन, और उस चूरन को खाने से अगले दिन बुखार समाप्त हो जाता है, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो उसने कहानी सुनाई है, ये कहानी जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आप जानते ही हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति सबसे पहले हुए। जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसके बाद में सबसे पहले राष्ट्रपति बने वो जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनको आया बुखार। तो ये जो वहां की थेरेपी है, हिप्पोक्रेटिस मेडिकल सिस्टम है, एक ही सिस्टम है उनके पास। अब हिप्पोक्रेटिस मेडिकल सिस्टम, जिस पर उनके यहां बहुत थीसिस भी लिखे गए हैं, तो उनको आ गया बुखार, और बुखार हो गया 104-105 डिग्री के आसपास। उनका डॉक्टर आया, उसने आते ही बुखार चेक किया, दोनों हाथों की नस काट दी, दोनों हाथों से खून बहने लगा, और उसने कहा इसको बह जाने दो, मैं सवेरे आऊंगा और आपको देखने, और निश्चित आपका जो है बुखार उतर चुका होगा, ठीक हो चुका हो गया। अब उसकी दोनों नसें काट दी तो इतना खून बह गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन उसको सुबह मरे हुए मिले। ये है वहां का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। आज मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, डॉक्टरी करने के लिए विदेशों में जाते हैं। सन 1900 तक, 1850 तक
उनके पास में एक सिस्टम हुआ करता था। आज वो इतने आगे हो गए कि हमारा भारत से बच्चा वहां जा रहा है और उसको बड़ी ही मतलब शान के साथ में बताया जाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, शल्य चिकित्सा, सुश्रुत ऋषि ने सबसे पहले दी और उनका आज तक कोई तोड़ नहीं है। उनकी जैसी शल्य चिकित्सा आज का कोई भी डॉक्टर भी नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा सर्जन क्यों ना हो। परंतु हम उस चीन चीजों पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं तो उन पे विश्वास करते हैं, यूरोप पे। हम समझते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया तो वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो हमसे ज्यादा न पहले बुद्धिमान थे, न अब बुद्धिमान है, न जीवन में कभी हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भारत में पढ़ाओ, कहीं विदेश में पैसा खर्च मत करो। लोग जाते हैं विदेश में, शादियां करते हैं ले जाके। हमारे भारत में क्या नहीं है? पूरा भारत के अंदर आपको सारा देश मिल जाएगा। आपको यदि नाइजीरिया, ब्राजील जैसी गर्मी देखनी है तो आप केरल और आंध्र प्रदेश में देखिए। आपको यदि स्विट्जरलैंड देखना है तो आप कश्मीर में देखिए। आपको यदि एक देश है वहां पर बारिश बहुत अधिक होती है तो आप मेघालय, चेरापूंजी में देखिए। तो क्या इसका अर्थ है? तो सब कुछ है हमारे भारत देश के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। भारत में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो सारा पूरा विश्व मिलकर भी हमारे भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहां नरेंद्र मोदी जी ने आज मिसाइलें बनाई हैं। आज जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं उन्होंने, जो लड़ाकू विमान बनाए हैं, उनकी इतनी डिमांड है। वो उस टेक्नोलॉजी से बने हैं। वो हमारे वैज्ञानिकों ने एक अलग ही प्रकार की टेक्नोलॉजी, सबसे अलग टेक्नोलॉजी बनाई है। तो आज उनकी खरीदने की इतनी डिमांड है कि पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए हम जब तक अपने आप की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा भाई। बाहर भागते रहो कि वहां से ले आया डिग्री, वहां से ले आया डिग्री, कहीं से लेके आओ डिग्री, लास्ट में भारत में आना पड़ेगा। यही सब कुछ है। कभी आपने अपने इतिहास की किसी ने पतंजलि की किताब खोल के देखी है डॉक्टर साहब ने? किसी से ने सुश्रुत की देखी है जो है कि वो शल्य चिकित्सा कैसे करते थे? नहीं देखी होगी, जरूरत ही नहीं पड़ी, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी अब जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे ये देश गर्त में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत जबरदस्त पहल की थी कि सनातन मर्यादा को उन्होंने पुनरुत्थान करने का कार्य शुरू किया था। मंदिरों को जीर्णोद्धार किया था, शुरू कर दिया था। लेकिन उसको भी हमारे देश ने क्या दिया? 240 100 सीटें उनको जो अधिक हम अपेक्षा रखते थे वो उससे कम दे दी। इसलिए हमारा ये हाल है और होता रहेगा। धन्यवाद।